हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि अगर आप कोई किराए पर फ्लैट लेना चाहते हैं, रूम लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, कोई हॉल लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का किराएदारी से संबंधित अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, अगर आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं और उसमें आपको कौन कौन सी बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि आपके लिए कोई समस्या ना हो। आपको उन बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किन किन बातों के माध्यम से आप एक अच्छा रेंट एग्रीमेंट बना सकें। अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं या कोई किराए पर लेना चाहते हैं तो उसको लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि रेंट एग्रीमेंट बनाते समय किन बातों का ध्यान में देना चाहिए। चलिए, तो आज हम इसमें बहुत ही जल्दी कोई समय नहीं लेंगे, आपको समझाते हुए आसानी से चलेंगे कि रेंट एग्रीमेंट बनाते लिए किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप कोई किराए पर रूम ले रहे हैं, किराए पर कोई मकान ले रहे हैं, किराए पर कोई घर ले रहे हैं, तो सबसे पहले बात समझ लें कि उसका किराया कितना है। किराया के बारे में ज़रूर उस रेंट एग्रीमेंट में लिखें कि इस मकान का किराया कितना है, रेंट कितना है और इसमें क्या क्या इंक्लूड है। क्या इसमें पानी इंक्लूड है, क्या इसमें बिजली का बिल इंक्लूड है, क्या इसमें सिक्योरिटी से संबंधित इंक्लूड है, क्या साफ सफाई का से संबंधित जो भी होता है सब कुछ इंक्लूड है। जो हम किराए पर कोई रूम या घर ले रहे हैं, इन सब के बारे में आपको पहले ही आपके रेंट एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि इन क्या क्या सुविधाएं हमको मिलेंगी इस किराए में। दूसरी बात, आप जब रेंट पे कोई रूम या किराया ले रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस के बारे में जान ले। मेंटेनेंस कि जो भी मेंटेनेंस इसमें होगा, खर्च होएगा, रख रखाव या कुछ हम बनाना चाहते हैं, कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, साफ सफाई करना चाहते हैं, तो उसका मेंटेनेंस का खर्च कौन देगा, यह भी रेंट एग्रीमेंट बनाते समय उसमें लिखा होना चाहिए। और क्या जो किराया आप दे रहे हैं, पार्किंग की सुविधा है, इसमें पार्किंग की सुविधा है या पार्किंग चार्ज अलग से देना होगा। यह सब बातों का इसमें बाकायदे मेंशन करते हुए चलिएगा भाई, क्योंकि आप इन बातों को अच्छे से, आज आपको छोटी छोटी बातें दिख रही हैं लेकिन भविष्य में किसी भी विवाद से आपको बचा सकती हैं। दूसरी बात, जब भी कोई रेंट लिया जाता है तो डिपॉजिट किया जाता है। डिपॉजिट, अब डिपॉजिट का मतलब है, मान लीजिए भाई कोई रेंट पे हम ले रहे हैं तो उसका जो भी डिपॉजिट होता है कि एक मुश्त पहले ही दिया जाता है, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, जिसकी जितना उस रूम की हैसियत होती है उसी हिसाब से दिया जाता है। अब इसमें यह भी इंक्लूड होना चाहिए कि जो ये दिया जा रहा है, अगर उसके बीच में हम मकान छोड़ते हैं, अगर हम भाई नहीं रह पाते हैं, मकान छोड़ते हैं, तो वह पैसा वापस होगा कि नहीं होगा, इन बातों का जिक्र उसमें बाकायदे होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी होता है कि अगर मान लीजिए कोई नुकसान होता है तो क्या हुआ, डिपॉजिट के पैसे से काटा जाएगा। सब कुछ इसमें रेंट एग्रीमेंट बनाते समय लिखा हुआ होना चाहिए। बेशक समय लगे लेकिन आप लिखा हुआ ही लेकर जाएं। दूसरी बात, एक मैटर होता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड होता है और दूसरा होता है, अब इसका क्या मतलब है। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने साल भर का कोई भी किराया पर रूम लिया, मकान लिया, उस बीच में फिक्स हो गया भाई साल भर बाद है हम कहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको 6-7 महीने में जाना पड़ा तो क्या साल भर का किराया आपको देकर जाना पड़ेगा कि वह जो 6 महीने के बाद का जो महीना बचता उसमें काटा जाएगा। इन सब बातों को भी लिखिए, नहीं तो यह भी क्या होगा, आपके डिपॉजिट में से काट सकते हैं।
तो भाई ये सब बातें बहुत ही ध्यान देने वाली हैं, कोई बताता तो नहीं है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, सामान की टूट फूट। अगर कोई मान लीजिए सामान नष्ट होती है, टूट फूट होती है, तो उसका भरपाई कौन करेगा? चलिए छोटी मोटी सामानों की भरपाई तो हो जाएगी, अलग बात है, लेकिन अगर कोई बड़ी सामान का नुकसान हुआ है उस घर में, उस मकान में टूट फूट हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हुआ है, जो आपने पैसे सिक्योरिटी के तौर पे जमा किया है उसमें से कटेंगे, कि मकान मालिक के खाते से कटेंगे, या जो किराएदार है वहाँ से कटेगा? सब कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए। छठी बात दोस्तों बता दिया है कि अगर जो घर में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं। अब देखिए, जो भी आप मकान या जो भी जगह ले रहे हैं, क्या उसकी सुविधाएं दी गई हैं? कौन कौन सी सुविधा उसमें दी गई है? बाकायदे उसकी लिस्ट लीजिए, लिस्ट लीजिए, नहीं तो भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आइए चलते हैं, बताते कैसे। मान लीजिए कि जो आपने घर लिया है उसमें 2 बाथरूम हैं। इस बड़े मकान में 2 बाथरूम हैं। अब एक में गीजर लगा हुआ है। क्या लगा है? गीजर। एक में गीजर नहीं लगा हुआ है और आपने लिस्ट नहीं लिया है। जब आप मकान छोड़ेंगे तो यह मकान मालिक बोलेगा भाई दोनों में गीजर हमने लगवाया था। अब फंस गए ना। अब इसलिए पहले लिस्ट आपके पास रहेगी कि एक गीजर है तो एक ही का आपको भुगतना। अगर आप दूसरा नहीं मेंशन किएंगे तो आप देकर जाएंगे उसको, तो ध्यान रहे। तो लिस्ट होनी चाहिए, जो भी आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसकी बकाया। और सबसे अहम बात बता रहा हूं, सबसे अहम बात, अब तक की सारी बातों का निचोड़ 7वें नंबर पर, बकाया। बकाया बकाया। अब देखिए, जो भी आप ले रहे हैं इसमें लिखिए कि हमने नो ड्यूज ले लिया है, मतलब कि उस घर से संबंधित बिजली, अगर पहले कोई किराएदार आ रहा था, कोई आदमी रहता, उसकी बिजली बिल पूरी हो चुकी है, पानी का बिल हो चुका है, और क्या उसको बोलते हैं, मतलब मेंटेनेंस का बिल हो चुका है, सिक्योरिटी का बिल, और जो भी रहने का, जो भी सोसाइटी का बकाया, सब कुछ क्लियर है। तब आप उसमें रेंट एग्रीमेंट में लिखिए और उस मकान में रहिए, नहीं तो मत रहिए। नहीं तो बाद में अगर नहीं लेते तो आपको बकाया की जब बिल आएगा तो भाई साहब आप भरिएगा, फिर कोई दूसरा भरने नहीं आएगा। तो ध्यान रहे, बकाया के बारे में पूरी जानकारी हो जाए, लिस्ट में लिखा जाए इसमें, तब भाई साहब क्या करिए, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एक चीज और होती है, 8वें नंबर की बात बता दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं उसी में लिख दे कि रिन्यूअल कब होगा, रिन्यूअल कब होगा, और किराए में बढ़ोतरी कब होगी, किराए में बढ़ोतरी, ये बात को लिखा होना चाहिए कि यह किराया कब बढ़ेगा, रिन्यूअल कब होगा, कितने पैसे में होगा, सब कुछ लिखा होना चाहिए। नहीं तो फंसिए। हमें क्या, हम तो बता दे रहे हैं, करना है आपको है, और नहीं करेंगे तो आप भुगतेंगे। रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय कुछ पैसों का खर्च होता है कि रेंट एग्रीमेंट खर्चा, तो वह खर्चा आप दोनों लोग डिसाइड कर लीजिए भाई कि खर्चा मकान मालिक देगा कि किराएदार देगा, वह दोनों आपके समझौते के ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई विशेष इफेक्ट या प्रभाव नहीं रहता है। अब सबसे अहम बात समझिए, सबसे अहम बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, किस कारण से लिए हैं आप, किस कारण से प्रॉपर्टी लिए हैं। सबसे बड़ी बात कि भाई आपने तो प्रॉपर्टी लिया है, उसके बाद मान लीजिए लेने के बाद आप कोई दुकान खोल रहे हो, कोई बड़ी मान लीजिए शॉपिंग मॉल वगैरह खोल रहे हो, दूसरी चीज़ खोल रहे हैं, तो उसको पहले से लिख लीजिए कि हम इसी उद्देश्य के लिए ले रहे हैं। बाद में लफड़ा हो जाएगा कि नहीं आप इसमें नहीं, ये चीज़ नहीं खोल सकते हैं। और सबसे आखिरी और अहम बात, लास्ट वाली बात, प्रतिबंधों के बारे में। प्रतिबंध,
मकान मालिक ने क्या क्या प्रतिबंध लगा रखा है, क्या लाना है क्या नहीं लाना है वगैरह वगैरह, दुनिया भर के जो भी लफड़े पचड़े होते हैं इसी प्रतिबंध से होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, कूड़ा यहाँ नहीं फेंक सकते, यहाँ करें, पानी यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, एटसेट्रा जो भी बातें होती हैं सब इसी प्रतिबंध में आ जाएंगे। तो इन बातों को भी, छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भी आप इनके रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय लिखवा लीजिए, ताकि आप किसी लफड़ा पचड़ा में ना पड़े, पड़ेंगे तो भुगतेंगे। तो समझ रहे हैं ना, रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय किन किन बातों ध्यान रखना चाहिए। किराया के बारे में स्पष्ट कर लीजिए, मेंटेनेंस पार्किंग के बारे में बात कर लीजिए, डिपॉजिट के या नुकसान जो भी होता है उसको समझ लीजिए, लॉक इन पीरियड है कि नहीं है, समय सामान नष्ट होता तो क्या होगा, सुख सुविधाएं की लिस्ट होनी चाहिए, बकाया की लिस्ट होनी चाहिए, बकाया लिस्ट क्लियर होनी चाहिए, और रिन्यूअल और किराएदारी बढ़ोतरी के बारे में, खर्चा कौन देगा, किस कारण से प्रॉपर्टी आपने लिया इसको बताइए, और लास्ट वाला जो है प्रतिबंध के बारे में। तो भाई साहब कैसी लगी वीडियो, आपको वीडियो पसंद आई है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, अब तब तक के लिए बने रहें, बाय बाय।